गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। और आज जो हमारा लेक्चर होगा, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सांप्रदायिक राजनीति और भारत का विभाजन। ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम? सांप्रदायिक राजनीति और भारत का विभाजन। ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति और भारत का विभाजन, ये आपका टॉपिक है, आपका लेक्चर है। इसमें हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार भारत में आज़ादी से पहले जो सांप्रदायिक राजनीति का खेल खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की मांग शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना शामिल है और जिसमें पाकिस्तान का विभाजन भी शामिल है। इन सारी चीज़ों को आप अध्ययन करोगे। देखिए, ये सारी चीज़ें समझने लायक ज़्यादा हैं। अध्ययन तो कहीं से भी किया जा सकता है, उसको पढ़ा तो कहीं से भी जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ही फैक्टेबल चीज़ें हैं, वो आप लोग समझिए। ठीक है, तो जैसा कि इससे पता चल रहा है, सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है कि दो पक्ष होते हैं और उनके बीच में जब कोई वैचारिक भिन्नता होती है, जब कोई वैचारिक मतभेद होते हैं अपने अपने धर्मों को लेकर, अपने अपने मत को लेकर, तो उसका सीधा सा मतलब सांप्रदायिकता से लगा जाता है। और उसके बाद जो भारत का विभाजन हुआ था 1947 यानी कि 1947 का, उससे भी आप लोग परिचित हैं। देखिए, सबसे पहले ये राजनीति शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है? तो ये होती है पाकिस्तान की जो मांग की जाती है। ठीक है, पाकिस्तान की मांग को लेकर सबसे पहले पाकिस्तान की जो मांग की जाती है, तो उसको लेकर ये राजनीति शुरू होती है। वैसे पाकिस्तान के विभाजन का जो सबसे ज़्यादा ठीकरा फोड़ा जाता है वो मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर फोड़ा जाता है, लेकिन वास्तव में मोहम्मद अली जिन्ना ये उनका पहले स्पष्ट नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को पहले ये स्पष्ट नहीं था कि अलग पाकिस्तान से क्या मतलब है, क्या एक अलग राज्य होगा, क्या पाकिस्तान के जो मुसलमान होंगे वो भारतीय क्षेत्र के अधीन रहेंगे, या फिर इनका पहले कोई स्पष्ट व्यू नहीं था। ये सिर्फ इतना पता था कि अलग हो, लेकिन क्या वो एक बिल्कुल अलग प्रांत हो, बिल्कुल एक अलग राष्ट्र हो जिसका भारत से किसी प्रकार का संबंध ना हो, क्या वो केवल धर्म के आधार पर हो, ठीक है, केवल धर्म के आधार पर हो और अलग हो, धर्म के आधार पर हो और अलग हो। तो ये सारी बातें जो हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना का पहला स्पष्ट व्यू इसके बारे में बिल्कुल नहीं था। वो केवल इसका मांग तो करते थे, इसका समर्थन तो करते थे, ठीक है, लेकिन जब 1940 में, जब 1940 में पाकिस्तान का एक प्रस्ताव इनके द्वारा पास किया गया, तो इनके द्वारा एक बात बोली गई थी कि हम तो कुछ रियासतें जो हैं वो अपने लिए चाहते हैं। ठीक है, ये बात इनके द्वारा बोली गई थी 1940 में कि जब पाकिस्तान के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार इन लोगों के द्वारा किया गया, तो उसमें ये बात बोली गई थी कि हम तो केवल कुछ रियासतें पाकिस्तान के लिए चाहते हैं। तब भी इनका स्पष्ट व्यू नहीं था 1940 के आसपास भी। तो 1940 में पाकिस्तान विभाजन को लेकर जिन्ना स्पष्ट नहीं थे। ठीक है, पाकिस्तान विभाजन को लेकर 1940 में जिन्ना जो थे वो क्या थे? स्पष्ट नहीं थे। ये केवल मान रहे थे कि कुछ रियासतें हमें मिल जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान का जो विचार है वो सबसे पहले कभी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के द्वारा। पाकिस्तान का विचार दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इन्होंने कहा था सिंध के कुछ इलाके, बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो कि मुगल बाहुल्य हैं, उनको मिला करके हमें एक अलग प्रांत की स्थापना करनी होगी, जो क्या होगा? पाकिस्तान होगा। ठीक है,
तो इन्होंने क्या दिया था, ये सुझाव उस समय दिया था, लेकिन इनके सुझाव को बहुत सारे लोगों ने उस समय माना भी नहीं था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इनको माना नहीं। जफरुल्लाह खां था, यूसुफ अली था, खलीफा सज्जुद्दौला था, तो ऐसे लोगों ने इनके विचारों को उस समय अस्वीकार कर दिया कि ये क्या बेमतलब की बातें हैं, इनका कोई मतलब है नहीं। लेकिन जो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के संस्थापक होने की क्या कर, वो मतलब जो चौधरी रहमत अली थे, चौधरी रहमत अली, ठीक है, तो इन्होंने इस बात पर और ज़्यादा दबाव डाला युवाओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, कि हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए, ठीक है, हमको एक अलग देश चाहिए जो केवल मुसलमानों के लिए हो, जो केवल इस्लाम पर आधारित हो। तो ऐसी विचारधारा को इन लोगों के द्वारा क्या किया गया, फैलाया गया। ठीक है, किसके द्वारा फैलाया गया, चौधरी रहमत अली के द्वारा इस तरह की जो विचार थे उनको फैलाया गया कि भौगोलिक स्थिति पर मुसलमानों के लिए एक अलग क्या होना चाहिए, प्रांत होना चाहिए। ठीक है, जब इस प्रकार की नीति को लेकर मुस्लिम जो लोग नेता थे वो लगातार आगे बढ़ रहे थे, इनके युवा नेता कुछ आगे बढ़ रहे थे, तो अंग्रेजों ने भी सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, और मुसलमानों के कंधों पर क्या रख दिया, उन्होंने हाथ रख दिया कि चलो तुम्हारी जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल सही हैं। और ये लोग ऐसा मानने लगे कि हिंदुओं के साथ रहकर तो हम खुश रह भी नहीं सकते। तो इस प्रकार की चलिए, तो उसके बाद 25 फरवरी 1940 को, कब की बात कर रहा हूं मैं, 25 फरवरी 1940 को मुस्लिम लीग की जो बैठक हुई थी, मुस्लिम लीग की बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये बात बोली गई कि जो मुसलमान हैं, क्या बात बोली गई कि जो मुसलमान हैं वो ना तो अंग्रेज़ों के अधीन रहना चाहते हैं, ना तो वो अंग्रेज़ों के अधीन रहना चाहते हैं, और ना ही वो कांग्रेस के अधीन रहना चाहते हैं। वो कैसे रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कैसे रहना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये बात कब की है, ये बात 25 फरवरी 1940 की है कि मुसलमान अंग्रेज़ों के अधीन भी नहीं रहना चाहते, कांग्रेस के। लेकिन इससे पहले जब इन्होंने ये बात बोली थी, तो उससे पहले ये लिनथिंग लोग के साथ, जो कि गवर्नर जनरल था, उससे मुलाकात करके आए थे। तो आप लोग समझ सकते हो ये सारी चीज़ें एक प्रकार की योजना के अनुसार हुई थी। ठीक है, तो जिन्ना का ये मानना था कि जो वहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक हैं, क्या हैं, हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहाँ मुसलमान जो है, मुसलमान सुरक्षित नहीं रह सकता। ठीक है, और एक बहुसंख्यक जनसंख्या के साथ मुसलमानों का कभी भी हित नहीं हो सकता। ये सारे जो शब्द थे वो किसके थे, जिन्ना। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात कि जिन्ना के द्वारा शुरू से ही इस बात को, पहले तो उनका व्यू स्पष्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने लोगों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग जो है वो करने लगे, और इसमें इनको अंग्रेजों का साथ भी मिलता रहा। इन्होंने कहा कि जो मुसलमान हैं वो धार्मिक रूप से अलग हैं। धार्मिक रूप से क्या हैं, धार्मिक रूप से अलग हैं। इसके अलावा उनकी सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक शैली भी भिन्न है। चलो, हो सकता है कि मुस्लिम धार्मिक रूप से अलग हों, लेकिन भारतीयों की संस्कृति जो है वो एक ही प्रकार की है। लेकिन जिन्ना के द्वारा इस बात पर भी दावा ठोका गया कि जो लोग धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बिल्कुल भिन्न हैं वो कैसे एक साथ या एक समान रह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इनके द्वारा बोली गई, और बाद में हुआ क्या था, इसके ऊपर लगातार जोर जो है वो करने लगे। इसके बाद फरवरी और मार्च 1942 में, यानी कि 1942 में इन्होंने क्या किया, इस स्थिति को लेकर इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, और पूरी तैयारी के साथ ये लोग क्या करने लगे, पाकिस्तान की मांग करने लगे। और भारत और जो अंग्रेज जो थे वो लोग, उनसे ये कह दिया कि हम किसी भी प्रकार
कांग्रेस के किसी भी मत का समर्थन जो है वो नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बात कही गई कि फरवरी 1942 में पाकिस्तान की मांग का किसी भी प्रकार से हम समर्थन नहीं करेंगे। तो ये बातें जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बोल दी जाती हैं। अब आप लोगों को मालूम है कि 1940 में क्या आया था, क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो कहाँ आया था, इंडिया आया था। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस के अंदर भी कई नेता ऐसे होने लग गए थे कि उन्होंने मुसलमानों की जो पृथकतावादी जो नीति है उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया था कि चलो इनको पाकिस्तान चाहिए तो इनको पाकिस्तान दे दिया जाए। ठीक है, यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता जो कि उस समय कांग्रेस की कमेटी में शामिल थे, उन्होंने भी जिन्ना की जो बातें हैं उनको कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से स्वीकार कर लिया था। लेकिन फिर भी गांधी जैसे बड़े नेता अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ठीक है, गांधी जैसे जो बड़े नेता थे वो अभी भी इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की इजाज़त जो है वो दे दी जाए। और ये बात कही गई कि पाकिस्तान को भौगोलिक रूप से स्वतंत्रता देना भारत के हित में नहीं होगा। ठीक है, तो यह बात इनके द्वारा बोली गई। क्या बोला गया कि पाकिस्तान को भौगोलिक रूप से स्वतंत्र देना भारत के हित में नहीं होगा। ठीक है, अब जब यह बात हो गई तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद आप लोग जानते हैं 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्या है शुरू हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि कोई भी मुसलमान इसका क्या नहीं करेगा, समर्थन नहीं करेगा। तो 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसका एक केवल मुस्लिम लीग की नहीं थी, बहुत सारे दल थे, उन्होंने क्या नहीं किया था, उसका उस समय समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो इस प्रकार मतभेद जो है वो साफ दिखाई देने लग गए थे। अब देखिए बाद में ये कह दिया गया कि मुसलमानों के लिए एक क्षेत्र बना लीजिए, लेकिन भारत उसकी विदेश नीति, सैन्य नीति और आदि का संचालन करता रहेगा। तो इस प्रकार की जो बातें थी उनके ऊपर भी इनके मध्य में क्या नहीं बनी, सहमति नहीं बनी। और जैसे ही इंग्लैंड में सत्ता का परिवर्तन हुआ, जुलाई 1945 में चुनाव हुए थे और वहाँ पे मजदूर दल की जो सरकार आई थी, तो मजदूर दल की सरकार आते ही जो प्रधानमंत्री बने थे, एटली प्रधानमंत्री बने थे, तो ये सारी चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट होने लग गई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट जो है वो होने लग गई थी। बाद में क्या है, मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है इनके द्वारा, और बंगाल और सिंध जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ पर मुस्लिम लीग की क्या बनती है, सरकार बनती है। ठीक है, बाकी जगह कांग्रेस आई थी तो मुस्लिम लीग की सरकार बनी। किसकी, मुस्लिम लीग की सरकार बनती है। कहाँ कहाँ पे मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, तो बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार जो है वो बनती है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ समय के बाद विरोध प्रदर्शन जो है वो होने लग गए थे। 18 फरवरी 1945 को भारतीय नौसेना के एक भाग ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो अंग्रेजों को मालूम चल गया कि ये जो आंदोलन है अब विशाल रूप धारण करने वाला है, और जब नौसेना ही सेना के सामने खड़ी हो जाए तो आप लोग समझ लो स्थिति कितनी जटिल हो जाती है। लेकिन मुस्लिम लीग अभी भी अपनी घोषणा पर डटी हुई थी, अभी भी अपनी जो मांगे हैं उनके ऊपर ये डटी हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद सांप्रदायिक दंगे होने लग गए। 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया। ठीक है, 1942 क्या बनाया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस बनाया गया। तो पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब बनाया गया, तो 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, और सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी गई थी।
इसके बाद मुस्लिम लीग ने जो मंत्रिमंडल है उसका भी बहिष्कार शुरू कर दिया था। कांग्रेस की जो बैठकें थी उनका भी बहिष्कार करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। यानी कि उनकी एक ही जिद्दी की किसी भी प्रकार हमारी जो मांगे हैं उनको मान लिया जाए, ठीक है। और मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है वो एक साथ मिलकर कार्य करना नहीं चाहती थी, जिसमें मुस्लिम लीग का समर्थन को बिल्कुल नहीं मिल रहा था। इसके बाद 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने गवर्नर जनरल का पद जो है वो धारण किया। 24 मार्च 1947 को किसके द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा क्या 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 धारण किया गया, गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल का पद धारण किया। अब देखिए अंग्रेज तो ऐसा चाहते थे कि इनके बीच में विभाजन हो जाए और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना सबसे आगे आगे ये बातें कर रहे थे और ये इस विषय पर बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे। बहुत सारी बैठकें हुई थी, बहुत सारे समझौते कराने का प्रयास इन दोनों के मध्य में किया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं होते नजर आ रहा था कि मुस्लिम लीग इस बात को मानने वाली है। तो इस प्रकार 3 जून को, कब, 3 जून को रेडियो के माध्यम से, 3 जून को रेडियो के माध्यम से लॉर्ड माउंटबेटन जो था उसने इस बात की घोषणा किससे कर दी, रेडियो से कर दी जाती है, ठीक है। कब घोषणा कर दी गई, 3 जून के दिन रेडियो से घोषणा कर दी जाती है कि जितने भी प्रांत हैं, जितनी भी रियासतें हैं वो स्वतंत्र रह सकती हैं या भारत के साथ जाके मिल सकती हैं या पाकिस्तान के साथ मिल सकती हैं। तो कब घोषणा की गई इस बात की, तो 3 जून को, कब, रेडियो से, किसके द्वारा, माउंटबेटन के द्वारा, 3 जून 1947 को इस बात की घोषणा जो है वो कर दी जाती है। और जैसे ही इस बात की घोषणा की जाती है तो स्वाभाविक है देश में अफरा तफरी का माहौल मचने शुरू हो जाता है। जो कि हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन ये आज़ादी बहुत महंगी पड़ी। हजारों लोगों को मारा गया, जहाँ पर हिंदू ज़्यादा थे उन्होंने मुस्लिमों को मारा, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे उन्होंने हिंदुओं को मारा। और इस पूरी घटना ने एक सांप्रदायिक रूप जो है वो क्या कर लिया, धारण कर लिया, ठीक है, एक सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया। और ये घटना बड़ी ही आप लोग मान सकते हैं हिंसात्मक घटना हुई थी, जिसमें हजारों बच्चे, महिलाएं, उनके रेप किए गए, उनके ज़बरदस्ती विवाह किए गए, उनको ज़बरदस्ती छीन लिया गया, उनके घर नहीं जाने दिया गया। तो आप लोग समझ सकते हो कितनी भीषण स्थिति जो है वो 1947 में इस आज़ादी के समय रही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो कि ये एक प्रकार से अंग्रेजों का षड्यंत्र था और इसमें बहुत सारी नीतियां हैं। आप लोग मैं एक एक करके बताता हूं कि इसके पीछे कौन कौन से कारण रहे थे कि जिसके कारण भारत का विभाजन जो है वो संपन्न हुआ था। देखिए इसमें आप लोगों को एक बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, एक आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये पूरी स्टोरी है, पूरी एक कहानी है जिसको आपको समझना होगा। तो भारत विभाजन के जो कारण हैं वो निम्न हैं, ठीक है। भारत विभाजन के कारण, देखिए सबसे पहले जो कारण माना जाता है वो माना जाता है सांप्रदायिक घटना। सांप्रदायिक घटना, सांप्रदायिक घटना सीधा सा मतलब है कि जो हिंदू मुसलमान थे वो आपस में धर्म के नाम पर लड़ रहे थे, ठीक है, धर्म के नाम पर वो लड़ रहे थे और ये घटनाएं इतनी ज़्यादा मात्रा में होने लगी कि इनको नियंत्रण किया जाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता जा रहा था, ठीक है। इसके अलावा जो जिन्ना है, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, वो भी क्या कर रहा था, जिन्ना की हठ धर्मता, यानी कि ये मान ही नहीं रहा था। इसको सभी प्रकार के ऑफर दिए गए, सभी प्रकार की बातें की गई, लेकिन इसने कहा कि भाई बंटवारा होगा तो होगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना की हठ धर्मता को भी भारत विभाजन के मुख्य कारणों में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसके अलावा माउंटबेटन का प्रभाव,
देखिए अंग्रेज भले ही ये सब कुछ किया गया हो, लेकिन माउंटबेटन के द्वारा भी उनको आश्वासन दिया गया कि हम लोग क्या है, आप लोगों को जो रियासतें शामिल होना चाहती हैं उनको विकल्प दे दिए गए कि आप जो रियासत जहाँ शामिल होना चाहती है वो शामिल हो सकती है। इस प्रकार का इनका एक ढुलमुल रवैया रहा और उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया गया, जिससे माउंटबेटन के प्रभाव के बारे में भी बात बोली जाती है। ठीक है, तो अगर इनकी बातें नहीं मानी जाती तो हो सकता है कुछ दिन विवाद होता, लेकिन वो बाद में हो सकता था निपट जाता। लेकिन ये सारे जो काम हैं, इसके अलावा कांग्रेस की असफलता भी, कांग्रेस की असफलता का सीधा कारण है कि बहुत सारे लोग इसमें पदों के लिए लड़ रहे थे आपस में, और उन्होंने उस स्थिति को संभालने का प्रयास नहीं किया। उस स्थिति को संभाला जा सकता था, उन नेताओं को समझाया जा सकता था, देश की जनता को समझाया जा सकता था, उसके हानि प्रभाव कारण लोगों को बताए जा सकते थे। आखिर ये लोग हजारों सालों से एक साथ रह रहे थे, तो इनको निश्चित तौर पर समझाया जा सकता था, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता पदों के पीछे पागल हो रहे थे, इसलिए इन्होंने इस प्रस्ताव को जल्दी ही स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो ये भारत विभाजन के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। इसके अलावा इसके बाद इस जो कारण माने जाते हैं वो भारत की स्वतंत्रता में सहायक तत्व क्या क्या रहे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण भारत को स्वतंत्रता जल्दी प्राप्ति हो गई। उनमें एक द्वितीय विश्व युद्ध है। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध है। इसके अलावा एक जो मजदूर पार्टी है उसने भी इस बात को प्रभावी ढंग से रखा कि हम अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम भारत को उपनिवेश से आज़ाद कर देंगे। इसके अलावा चीन और अमेरिका का उस समय ब्रिटेन के ऊपर दबाव भी था। इसके अलावा बहुत सारे राष्ट्र जो हैं वो लगातार स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे, तो एक ऐसा माहौल भी उस समय बन के तैयार हो गया था कि भारत की जनता भी अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर सकती है। तो इस प्रकार ब्रिटेन की सत्ता पर उस समय चारों तरफ से प्रेशर पड़ा और उस प्रेशर के कारण भारत को क्या मिली? स्वतंत्रता प्राप्त होती है। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप लोग इसको एक बार बुक से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो तथ्य हैं वो व्याख्यात्मक रूप से दिए हुए हैं और बिल्कुल सरल भाषा में ये पार्ट जो है वो उल्लेखित है, सांप्रदायिकता और भारतीय विभाजन। तो आप लोग इसको एक दो बार पढ़ोगे तब आपको समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो या फिर नॉर्मली पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।